हाय व्यूअर्स, आज का टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल है उसको देखेंगे। लेकिन कूलम्स लॉ पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल है बच्चे, इससे पहले हम लोग कूलम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। कूलम्स लॉ का जो आप मेरे लास्ट वीडियोस आपने देखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा है, तो सारे आपको वन बाय वन मिलते जाएंगे। तो उसमें हमने कूलम्स लॉ का एक जनरल फॉर्म बताया है, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताया है। कूलम्स लॉ का जो है वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने देखा है कि उसको हम लोग सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि डायरेक्शन डायरेक्टेड होता है, उसको भी हम लोगों ने क्लियर करा है। कूलम्स फोर्स जो अप्लाई होता है, एप्लीकेबल है, उसका हम लोगों ने रेंज पर भी बात करा है। तो इन सब चीजों पे हम लोगों ने बात कर रखा है। और जब कूलम साहब ने ये लॉ दिया था, जब ये लॉ पर बात काम कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने बेसिकली दो चीज पर वो काफी स्ट्रेस दिया था कि कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस जो ये एप्लीकेबल है, लगता है, चाहे वो रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव फोर्स हो, तो वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और डिस्टेंस के, चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो उस समय वो मीडियम डिपेंडेंट है ये कूलम फोर्स। तो ये मीडियम डिपेंडेंट की बात उन्होंने नहीं करा था। बाद में पता चला कि कूलम का जो फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट है। मीडियम डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? मान के चलो, मीडियम डिपेंडेंट का मतलब होता है जैसे हमने एक चार्ज, पॉइंट चार्ज यहां लिया Q1 और कुछ दूरी पे हमने एक चार्ज यहां लिया Q2। ये दो चार्जेस हमने लिया है। ये दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, मान ले तो कोई मीडियम अगर नहीं तो एयर है, या अगर एयर भी नहीं है, बिल्कुल स्पेस में चले गए तो वैक्यूम है। तो एयर और वैक्यूम के लिए हम लोग मीडियम का जो वैल्यू हम लोग एक ही लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं उसको। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी कहते हैं इसको। तो ये जो परमिटिविटी है ये एयर के लिए या फिर फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस का मतलब होता है जहां पे कुछ नहीं, जिसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं, उसके लिए सारी बातें आती है। अब अगर इन दोनों चार्जेस के बीच जो इंटरवेनिंग मीडियम है, अगर उसको हम चेंज कर दें, कुछ और कर दें, जैसे बाद में जब ये पता चला कि ये मीडियम डिपेंडेंट कैसे है, ये दोनों चार्जेस को अगर मान लो डिस्टेंस को अगर हम नहीं चेंज करें, चार्जेस के वैल्यू को अगर चेंज नहीं करें और इसको अगर पानी में सबमर्ज कर दें, तो अगर एयर में इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर फोर्स 80 न्यूटन अगर लग रहा है, तो पानी में जाने के बाद चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो इनका वैल्यू सीधे घट के 1 न्यूटन आ जाता है, यानी 80 टाइम्स इसका फोर्स घट जाता है। इसका मतलब है कूलम फोर्स सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड, चार्ज के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि चार्जों के बीच का जो इंटरवेनिंग मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है, उनके बीच में जो माध्यम है उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग थोड़ा सा माध्यम की बात करेंगे। तो जब उन्होंने ये फोर्सेस पर काम करा, पॉइंट चार्जेस पे जो काम करा, इन जो फोर्सेस का रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स पर उन्होंने काम करा, तो उन्होंने एक फ्री स्पेस एयर में उन्होंने काम करा था। उस एयर के हिसाब से उन चार्जेस के बीच मान लो दो स्फीयर्स हमने लिया है और दोनों स्फीयर्स के बीच का जो सेंटर से डिस्टेंस है, सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हमने R कह दिया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो अभी कुछ नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, एयर है, वैक्यूम है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है इन एयर, उसको सिंबल करते हैं हम लोग F0 से, और ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये चार्जेस का प्रोडक्ट है Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर होता है। अब अगर इंटरवेनिंग मीडियम एयर नहीं हो, वैक्यूम नहीं हो, कुछ और मीडियम हो, तो उसके लिए हम लोग फोर्स को सिंबलाइज करते हैं FM से। M स्टैंड्स फॉर सब मीडियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन, सिंपली एप्सिलॉन लेते हैं यहाँ पे, बाकी चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है और अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये दोनों अलग अलग फोर्स है। ये फोर्स हमारा एप्लीकेबल है जब चार्जेस में कुछ नहीं है, बीच में इंटरवेनिंग मीडियम कुछ नहीं है, और जब यहाँ इंटरवेनिंग मीडियम कोई मीडियम है, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं, कोई इंसुलेटर है। तो अब इन दोनों के वैल्यूज को हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे F0 अपॉन FM अगर कर देते हैं, तो F0 का वैल्यू है
एफ नॉट का वैल्यू हो जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और Fm का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये पूरा फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाता है, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, सिंपली ऊपर में रह जाएगा हमारा 1/एप्सिलॉन नॉट और नीचे है 1/एप्सिलॉन। अब इसको रीअरेंज करते हैं हम लोग तो एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। यानी जब दो फोर्सेस की बात करेंगे इन एयर और एक कोई माध्यम में, तो दोनों फोर्सेस का जो रेशियो है यहाँ पे हमारा इस तरह से आता है। ये जो वैल्यू हमारा आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यानी दोनों चार्जेस के बीच में अपार्ट फ्रॉम एयर, यानी हवा में या फिर वैक्यूम में अगर हमने नहीं रखा है, कोई इंटरवेनिंग मीडियम इसका कोई है, तो उसके लिए हम लोग जो एप्सिलॉन इन दोनों का रेशियो लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और इसी वैल्यू को हम लोग के से भी डिनोट करते हैं। हालांकि के होता नहीं, वो ग्रीक लेटर है, कप्पा है, लेकिन ज्यादातर हम लोग इंग्लिश की तरह से स्मॉल के की तरह से इसको यूज करते हैं। इसी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम लोग कप्पा यानी के से भी डिनोट करते हैं। अगर हम के लिखते हैं इसको, तो इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर अब यहां बात करें हम एप्सिलॉन का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, तो एप्सिलॉन का वैल्यू हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का वैल्यू हो जाएगा, या एप्सिलॉन का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के। दोनों में से किसी वैल्यू को लेके चलते हैं, तो ज्यादातर ये वैल्यू बहुत पॉपुलर है, तो इसी को हम लोग लेके चलते हैं। अब ये वैल्यू अगर हमारा जो मीडियम के रखने से जो चार्जेस के बीच फोर्स काम कर रहा है, उसके लिए अगर उसको हम रखते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह का आएगा। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह का आएगा। Fm इक्वल टू 1/4 है, 4 एप्सिलॉन एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 एप्सिलॉन का वैल्यू अगर हम रख देते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू रखने के बाद अब यहां पे एक चीज हमें नजर आता है कि यहां जो एक फैक्टर आ गया के, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, इस फैक्टर को अगर हम बाहर कर ले तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इस के को हम बाहर कर लेते हैं, और ये वैल्यू हमारा है। इस सारे वैल्यू को देखेंगे तो इसको बोलते हैं एफ नॉट, यानी फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस when there is no any medium, यानी चाहे एयर है या फिर वैक्यूम है, दिस इज 1/multiplied 1/k। तो यहां ये पता चला कि अगर किसी मीडियम को अगर हम लोग यहां इन दोनों के बीच इंटरवेन करते हैं, चार्जेस के बीच रखते हैं, उस समय जो फोर्स हमारा लगता है, जो फोर्स एयर या वैक्यूम में लगने वाला था, उसका के टाइम्स घट जाता है, यानी फोर्स का वैल्यू रिड्यूस हो जाता है, फोर्स का वैल्यू कम हो जाता है। हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर फोर्स लगता है चार्जेस के बीच में, तो वो एयर में लगता है या फिर वैक्यूम में लगता है। एयर या वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम अगर रखते हैं हम लोग बीच में, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स नॉर्मली घट जाता है। तो ये आज का जो हमारा ये वीडियो रहा, इस वीडियो में हम लोगों ने बात करा कि कूलम साहब का जो लॉ है, वो लॉ एक्चुअली मीडियम डिपेंडेंट है। अब आगे हम लोग देखेंगे
कूलम का जो लॉ है मल्टीपल चार्जेस के लिए क्या होगा। तो मल्टीपल चार्जेस के लिए कूलम का जो लॉ है, यहां पे हम लोगों ने एक फिगर दे रखा है। यहां पे हमने कहा है कि कोई एक पॉइंट चार्ज है Q नॉट, और इस पॉइंट चार्ज Q नॉट को कई चार्जेस इसको घेर के रखा है, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3, इस तरह से अप टू Qn, कितना भी फोर्सेस इसमें लग रहा होगा, अप टू n फोर्सेस। तो ये सारे पॉइंट चार्जेस मिल करके इस Q नॉट पॉइंट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है। तो हमें ये देखना है कि जब कोई एक चार्ज पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स अप्लाई करता है, तो हम लोग यहाँ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज कहते हैं। जब मोर देन टू चार्ज हो जाता है तो इसको बोलते हैं इंटरेक्शन बिटवीन मोर देन टू चार्जेस। क्या किसी एक चार्ज पे कोई दूसरा पॉइंट चार्ज अगर फोर्स अप्लाई करता है, उसके अलावा कोई तीसरा पॉइंट चार्ज भी अगर उसके आजू बाजू में, अगल बगल में है, उस पर अगर फोर्स लग रहा है, तो क्या इन दो पहले वाले चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसको हम लोग देखेंगे। मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज है Q नॉट, और यहाँ पे Q1 चार्ज है जो इस पर एक फोर्स अप्लाई करता है, दूसरा एक Q2 चार्ज है, ये भी इस पर फोर्स अप्लाई करता है। तो क्या इस चार्ज की वजह से इसके फोर्स में कोई कमी बेसी होगा? क्या उसके फोर्स में कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंडिविजुअली हर एक चार्जेस के बीच का अपना अपना इंटरेक्टिंग फोर्स होगा। हमें यह देखना है, हमें यह पता करना है कि मल्टीपल चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा, उस फोर्स को हम कैसे निकालेंगे। इसलिए इसका नाम है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। और इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से हम लोग किसी भी पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसको हम लोग निकालेंगे, देखेंगे ये वैल्यू कितना होता है। जैसे अगर हम Q नॉट चार्ज पे फोर्स लगाने की बात करते हैं Q1 फोर्स के कारण, तो ऑब्वियसली ये दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो Q1 ने Q नॉट पर जो फोर्स लगाया उसको सिंबल लिखते हैं हम लोग F नॉट। जैसे मान लेते हैं ये हमारा Q नॉट चार्ज है और Q1 चार्ज है जो इस पर फोर्स लगाने का काम करता है, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। इसको लिखते हैं हम लोग सिंबल में F01, यानी Q नॉट। 0 का मतलब Q नॉट पर फोर्स लग रहा है और 1 का मतलब Q1 के कारण। इसी तरह से अगर हमारा कोई Q2 फोर्स है और ये इस पर फोर्स लगाता है, तो इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे F02, यानी फोर्स ऑन Q नॉट बाई Q2। इसी तरह से मल्टीपल फोर्सेस चार्जेस बहुत सारे लग सकते हैं। तो ये सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स इस जो पॉइंट चार्ज पर होगा वो वैल्यू होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस। ये सभी जो व्यक्तिगत रूप से पॉइंट चार्ज है उनके कारण जो अलग अलग जितना फोर्स लग रहा है वो सारे फोर्सेस का यहाँ पे वेक्टर सम होगा। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं, ये वेक्टर सम को निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम अगर लिखते हैं F01, यानी Q नॉट पर Q1 के कारण फोर्स, तो ये हम कैसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q नॉट इंटू Q1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो बच्चों हम लोग को यहाँ ये समझना है, जैसे यहाँ अगर ये Q1 है और यहाँ पे हमारा Q नॉट है, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर हमें पता होना चाहिए। ये दोनों चार्जेस का पोजीशन वेक्टर अगर हमें पता है तो इन दोनों के बीच जो वेक्टर होगा इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब भी निकालेंगे उसमें डायरेक्शन देखेंगे। अगर हम डायरेक्शन इधर दे रखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो इसमें बोलते हैं हम लोग हेड माइनस टेल, यानी हेड इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम हेड कहेंगे और इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को टेल कहेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा R0 माइनस R1। ये हमारा डिस्टेंस वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अगर इसमें मोड लगा देंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हो गया R0 माइनस R1
अब इसमें मोड लगा दिया, ये डिस्टेंस हो गया, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। क्योंकि हमने यहाँ फोर्स के साथ एरो लगा रखा है, तो हमें वेक्टर क्वांटिटी बताना पड़ेगा, तो हम एक यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या है? ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर को हम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी वेक्टर को, एनी वेक्टर ए, इसको अगर हम यूनिट बनाना है तो हम उस वेक्टर को उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो अगर हम इसका यूनिट वेक्टर लिखना चाहेंगे तो यहां लिखेंगे r0 माइनस वेक्टर r1 अपॉन इसके मॉडुलस, यानी r0 माइनस r1, इसके मोड से इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो इससे हमको क्या मिल गया? ये डायरेक्शन मिल गया, यानी ये हमारा यूनिट वेक्टर बन गया। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वैल्यू को हम कैंसिल करते हैं। अब यहां पे हम इसी तरह से दूसरा चार्ज, यानी 02 F02, क्या फॉर्मूला आएगा? 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q0 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब Q2 और Q0 के बीच का जो डिस्टेंस की बात होगी तो ये हो जाएगा R0 माइनस R2, दिस इज डिस्टेंस होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर यानी R0 माइनस R1 अपॉन R0 माइनस R1 का मॉडुलस। इसी तरह से हम लोग अप टू n फोर्सेस को अगर निकालेंगे तो ये 0n हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q0 Qn अपॉन R0 Rn होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड R0 Rn अपॉन R0 Rn मॉडुलस। तो इस तरह से ये हमारा Q0 जो मल्टीपल पॉइंट चार्ज है, मल्टीपल चार्जेस से जो सर्किल्ड है, घिरा हुआ है, सराउंडेड है, ये सारे चार्जेस मिलके उस पर जो फोर्स लग रहा है, ये टोटल फोर्स का हम लोग वेक्टर सम निकालेंगे, वो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा Q0 पर। अब इसके लिए हम लोग वेक्टर सम की बात करते हैं, तो ये सारे फोर्सेस को हम जोड़ने की बात करेंगे। तो अब थोड़ा सा एक कैलकुलेशन ये है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू चूंकि सेम है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये होल क्यूब हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा होल क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होल क्यूब हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये होल क्यूब हो जाएगा, सिर्फ ये वेक्टर हमारा रह जाएगा। अब ये सारे वेक्टर्स का अलजेब्रिक सम की बात करें, वेक्टर सम की बात करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q0 चार्ज हो जाएगा 01, 02 और ये इसी तरह से F0n। अब इन सारे फोर्सेस में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा K या 1/4πε0 सबके साथ कॉमन है, और हर एक के साथ हमारा Q0 भी कॉमन आउट हो जाएगा। अब यहां रह जाएगा Q1 अपॉन R0 माइनस R1 होल क्यूब मल्टीप्लाइड R0 माइनस R1 प्लस Q2 अपॉन R0 माइनस R2 होल क्यूब इंटू R0 माइनस R2। इसी तरह से अप टू लास्ट हमारा हो जाएगा Qn अपॉन R0 माइनस Rn होल क्यूब मल्टीप्लाइड हो जाएगा R0 माइनस Rn। अब इन सारे वैल्यूज को अगर हम सिंबल में, शॉर्ट में, समेशन में दर्शा दें तो कुछ ये वैल्यू इस तरह से हमें नजर आएगा, यानी Q0। अब इन सारे वैल्यूज में वैल्यू एक डिजिट हमारा वेरी कर रहा है, तो इसको हम सिंबल में Q1, Q2, Q3 के लिए हमने सिग्मा लगा दिया। तो अब यहाँ हमने Q के साथ सिग्मा लगा दिया, इसको हमने यहाँ I लगा दिया, और I का वैल्यू 1 से लेकर के बढ़ते बढ़ते n तक गया है। इसी तरह से हम देखेंगे ये R0 हमारा फिक्स है, तो ये R0 फिक्स रहेगा। अब माइनस R1, R2 ये अप टू Rn है, तो इसको हम Ri कर देंगे, ये होल क्यूब हो जाएगा, और बाजू में इसका जो वेक्टर है वो हर एक के साथ R0 फिक्स है और माइनस Ri कर देते हैं, और I का वैल्यू अगर हम बोलेंगे ये 1 से लेके n तक है, यानी जो हमारा
क्यू नॉट चार्ज था। इस क्यू नॉट पॉइंट चार्ज पर ये मल्टीपल चार्जेस ने जो मिलकर के फोर्स लगाया, उस सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर सम के बराबर हो गया। तो बच्चे, आज का जो हमारा ये क्लास रहा, ये मल्टीपल चार्जेस के कारण फोर्स जो बनता है उस पर हुआ। इससे पहले हम लोगों ने जो कूलम्ब्स लॉ की बात करा था, तो वहां पे कोई एक चार्ज की बात कहा था कि कोई एक चार्ज है, उस चार्ज को कोई दूसरा चार्ज इंटरेक्ट करता है, यानी यहाँ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज की बात थी, और यहाँ पे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के बीच है। तो इसके बाद हमारा ये जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड जो हमारा एक कॉन्सेप्ट जो थ्योरी था, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब आगे जो हमारा एक सेशन होगा, उस सेशन में स्पेशली न्यूमेरिकल होगा, जो नीट बेस्ड न्यूमेरिकल होगा। मैंने पहले ही बता रखा है कि मेरा सारा क्लासेस 2 सेशन में होगा। एक सेशन होगा जो 12 बेस्ड जो थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पे होगा, मैं उसको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर उसी थ्योरी और जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड हमारा न्यूमेरिकल्स होगा, ओनली बेस्ड नीट न्यूमेरिकल्स होगा। तो इस तरह से हम अगला जो मेरा क्लास होगा वो न्यूमेरिकल्स होगा ऑन कूलम्ब्स लॉ। आप अगर हमारा वीडियो को लगातार देख रहे हो, सारा वीडियोस को आप देख रहे हो 1 बाय 1, तो इससे आपको हमारा बताया हुआ जितना कॉन्सेप्ट है आई थिंक बहुत क्लियर होता जाएगा। उसमें कहीं आपको डाउट अगर होता है, कहीं भी कुछ इंट्रिकेसी आप फील कर रहे हो, कहीं आपको लगता है फर्दर और जानकारी आपको लेना है, तो ये बताए गए जो नंबर है, इस नंबर पे आप जो है आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेगी। आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक।